हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चीन की सीमा के अंदर बरसे तोप के गोले, कर्मों की भुगत रहा सजा। जी हां दोस्तों, बताएंगे ड्रैगन के इलाके में जमकर तोप के गोले बरसे हैं, कैसे, कहां, क्यों, बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे एलएसी पर चीन की ईंट को मिला पत्थर से जवाब। अरुणाचल प्रदेश में फ्रंटियर हाईवे का हुआ निर्माण शुरू। साथ ही साथ आपको बताएंगे पाकिस्तानी शख्स ने हाफिज सईद के समर्थन में दिया ऐसा बयान कि हर भारतीयों के दिल में जाग उठेगी आग। जी हां, कहा जलकर खाक हो जाएगा हिंदुस्तान, हमारे पास एटम बम है। जी हां, पाकिस्तान ने फिर एक बार भड़काऊ बयान दिया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन, क्या पश्चिम बंगाल से बर्खास्त हो जाएगी ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे जहां बंगाल में बड़े ईडी पर हमले के बाद केंद्र के हस्तक्षेप की उठी है मांग। साथ ही साथ एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, साथ ही साथ ये भी मानते हैं कि बंगाल में इस बार बदलाव होना चाहिए, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ चीन की सीमा के अंदर पहुंची म्यांमार की लड़ाई। ड्रैगन के इलाके में बरसे तोप के गोले, कर्मों की क्या ये भुगत रहा है अपनी सजा। बता दे म्यांमार के अंदर चल रहा गृह युद्ध अब एक बार फिर से चीन की सीमा के अंदर दाखिल हो गया है। चीनी सोशल मीडिया में इस सप्ताह कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें दिखाया जा रहा है कि म्यांमार की सीमा के अंदर तोप के गोले दागे गए हैं। ये गोले चीनी इलाके में जा गिरे, जिससे वहां काफी नुकसान हुआ है। जी हां, साथ ही 5 चीनी नागरिक घायल हो गए हैं। चीन के इस कस्बे से सटे म्यांमार के इलाके में जोरदार लड़ाई चल रही है। म्यांमार में सेना के खिलाफ विद्रोही लगातार भीषण हमले कर रहे हैं और उन्होंने देश के काफी इलाके पर कब्जा कर लिया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि चीन जहां म्यांमार की सेना को हथियार दे रहा है, तो वहीं विद्रोही भी चीन से हथियार हासिल कर रहे हैं। चीन का ये डबल क्रॉस अब उसी को भारी पड़ रहा है। जी हाँ, हाल ही में म्यांमार में विद्रोहियों की नेता आंग सांग सूची की पार्टी ने चीन को भरोसा दिया था कि म्यांमार में उसके हितों या निवेश का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि चीन के नानस्तान कस्बे में अब म्यांमार की ओर से दागे गए तोप के गोले गिरे हैं, जिससे 5 चीनी नागरिक घायल हो गए हैं। नानस्तान कस्बा चीन के यूनान प्रांत में आता है, जो म्यांमार से बिल्कुल सटा हुआ है। अब ऐसे में चीन ने म्यांमार के युद्धरत पक्षों को दे डाली है बहुत बड़ी चेतावनी, क्योंकि इन विस्फोटों से काफी ज्यादा मलबा जमा हो गया है चीन के अंदर। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सभी 5 घायलों को एक स्थानीय अस्पताल में लेकर जाया गया है। उनकी हालत बहुत गंभीर है, जिस घटना के बाद चीन की सरकार बुरी तरह से भड़क गई है दोस्तों, और बहुत बड़ी चेतावनी दी है चीन ने। बहरहाल, क्या आपको नहीं लगता कि अपनी कर्मों की सजा भुगत रहा है ये चीन? तुम हथियार दोगे तो उस हथियार के गोले, उस हथियार की गोली तुम्हारे सीने को भी छलनी जरूर करेगी, और यही होता नजर आ रहा है चीन के साथ, क्योंकि कर्मा हमेशा से सबके लिए बराबर रहा है। मानते हैं कि नहीं दोस्तों? साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहाँ एलएसी पर चीन की ईंट को पत्थर से जवाब। अरुणाचल प्रदेश में फ्रंटियर हाईवे का निर्माण शुरू। जी हां, भारत सरकार ने आखिरकार वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के ठीक बगल में देश की सबसे चुनौतीपूर्ण और रणनीतिक परियोजना बोले तो अरुणाचल प्रदेश में फ्रंटियर हाईवे पर काम शुरू कर दिया है। परियोजना के निर्माण के लिए पहली निविदाएं सरकार ने गुरुवार को आमंत्रित कर दिए हैं, जिसका लक्ष्य इसे 2027 तक पूरा करना है। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से चीन को काउंटर करने के लिए लाया गया है, जिसका मकसद संघर्ष की स्थिति में भारतीय जवानों तक फौरन रसद सामग्रियों के साथ साथ मदद पहुंचानी है। भारतीय सीमा से सटे इलाकों में चीन काफी तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है और इससे दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन की काली नजर है और अरुणाचल से सटे अपने क्षेत्र में चीन ने कई गांव भी बसाए हैं और माना जा रहा है कि ये गांव असल में चीन के आर्मी कैंप्स हैं। लेकिन अब भारत ने भी चीन को काउंटर करने के लिए निर्माण करने शुरू करने का फैसला कर दिया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने जो पहली निविदाएं आमंत्रित की है, उनकी कीमत करीब 2200 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट के तहत एलएसी से सटे हुनली और हयूलियांग के बीच लगभग 121 किलोमीटर लंबे एक महत्वपूर्ण राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मोदी सरकार के इस फैसले का दिल से समर्थन करते हैं तो गुड इनिशिएटिव बाय मोदी गवर्नमेंट कमेंट में जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जलकर खाक हो जाएगा हिंदुस्तान, हमारे पास है एटम बम। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी शख्स ने हाफिज सईद के समर्थन में दिया है भड़काऊ बयान कि आपके दिलों में यानी हर भारतीयों के दिलों में जल उठेगी आग। बता दें, भारत ने हाल ही में पाकिस्तान से मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को सौंपने की मांग की थी। इसके बाद पाकिस्तान के सरकारी महकमे में हलचल मच गई थी। पाकिस्तान ने भी स्वीकारा था कि भारत ने हाफिज सईद को सौंपने की बात कही थी, लेकिन पाकिस्तान ने यह बयान दिया था कि हमारे और भारत के बीच ऐसी कोई संधि हुई नहीं जिसके आधार पर हम हाफिज सईद को भारत को सौंप दें। हालांकि इस बीच पाकिस्तानी मीडिया पर यह खबरें चल रही हैं कि भारत पाकिस्तान पर ड्रोन हमला कर हाफिज सईद को वापस ले आएगा। इसी खबर के आधार पर पाकिस्तानी यूट्यूबर नाइला खान से आवाम से प्रतिक्रिया ली। पाकिस्तानी यूट्यूबर
यूट्यूबर नाइला खान ने एक पाकिस्तानी शख्स से पूछा कि भारत हाफिज सईद को लेने के लिए ड्रोन हमला करने वाला है। इस पर पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि भारत हमसे और हाफिज सईद से डरता है, हमारे पास एटॉमिक पावर है, हम पूरे भारत में आग लगा देंगे और हिंदुस्तान जलकर खाक हो जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तानी अवाम ने हाफिज सईद को अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि हाफिज सईद हमारे लिए अच्छा काम करता है, वो हमारे बच्चों को तालीम देता है। और एक दूसरे पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि भारत की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हम पर हमला कर हाफिज सईद पर आसानी से वापस भारत लेकर जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से ये पाकिस्तानी ने गीदड़ भभकी दी है भारत को और बड़ी धमकी देने की कोशिश की और कहा है कि जलकर खाक हो जाएगा हिंदुस्तान, हमारे पास एटम बम है, ऐसे में शायद अभी भी पाकिस्तानियों की आंखें नहीं खुली है कि भारत आज किस मुकाम पर है। और रही बात पाकिस्तान पर हमला करके हाफिज सईद को ले जाने की हिम्मत नहीं है भारत में, जब वो वक्त आएगा तो वाकई में पाकिस्तान को ये भी पता लग जाएगा। मानते कि नहीं आप लोग दोस्तों? कमेंट में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि जब कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानियों से सवाल किया गया तो उसने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि हम अपने सरजर्मी में घुसने नहीं देंगे, हम उनकी बोटी बोटी कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान यूट्यूबर की तरफ से वीडियो दिखाई जाने के बाद पाकिस्तानी अवाम गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले वक्त में भारत की नजर बलूचिस्तान पर पड़ी तो हम जंग का ऐलान कर देंगे, हम भारतीय सैनिकों को अपने सरजर्मी में घुसने नहीं देंगे, हम उनकी बोटी बोटी कर देंगे। वाकई में इन्होंने खून खौलाने वाले जवाब दिए हैं, जबकि भारत हमेशा ये चाहता है कि चीजें प्यार से बनी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों पाकिस्तानियों की इन बातों को सुनकर वाकई से खून गर्म हो जाता है। आपकी इस पर जो भी राय हो, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा और आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों इन पाकिस्तानियों को। अगली खबर की बात करें, जहां कैलिफोर्निया में फिर हिंदू मंदिर में बड़ी तोड़फोड़, लिखे गए खालिस्तानी समर्थक नारे। जी हाँ, अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। यह घटना कैलिफोर्निया में स्वामी नारायण मंदिर में भारत विरोधी भित्ति चित्रों के साथ तोड़फोड़ किए जाने के कुछ सप्ताह बाद सामने आई है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने शुक्रवार बोले तो 5 जनवरी को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कैलिफोर्निया के शेरावाली मंदिर में हुई तोड़फोड़ की जानकारी साझा की। फाउंडेशन ने एक तस्वीर भी साझा किया है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि वो घटना के संबंध में पुलिस के संपर्क में है। फाउंडेशन ने खालिस्तान समर्थकों से बढ़ते खतरे के मद्देनजर हिंदू मंदिरों से सुरक्षा कैमरे और अलार्म सिस्टम स्थापित करने को कहा। रिपोर्ट के अनुसार कैलिफोर्निया में जिस हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है वो हेवर्ड में स्थित है। खालिस्तानी समर्थकों ने विजय के शेरावाली मंदिर के बाहर भारत विरोधी भित्ति चित्र लगाए हैं। अगली खबर बता दें, यूक्रेन में भारतीय हथियार पहुंचने से रशिया हुआ क्या वाकई में नाराज? मोदी सरकार ने दिया जवाब। दरअसल भारत सरकार ने उन रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें यह दावा किया गया था कि भारत ने यूरोप के माध्यम से यूक्रेन को कोई भी हथियार सप्लाई किए थे। हाल ही में रशिया सरकार से जुड़े कुछ समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में यह दावा किया गया था कि यूक्रेन रशिया के खिलाफ जिस आर्टिलरी यानी कि गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहा है उसे भारत ने निर्यात किया है। गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय ने उन रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए कहा कि हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमने कोई भी हथियार या गोला बारूद यूक्रेन को सप्लाई नहीं किया है। दोस्तों, अंग्रेजी अखबार ईटी के मुताबिक रशिया ने भारत के सामने यह मुद्दा तब उठाया है जब हाल ही में कई रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि भारत यूक्रेन को 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल्स सप्लाई कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि भारत हथियार डीलरों के माध्यम से या किसी भागीदार देश की सहायता से यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की संभावना को तलाश रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये फेक खबर फैला कौन रहा है? कौन रशिया के नजर में भारत की इमेज को गिराना चाहता है? आखिर कौन है इसके पीछे? क्या कहीं पाकिस्तान तो नहीं? क्योंकि पाकिस्तान वाकई में यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करवा रहा है दोस्तों, और ये रशिया अच्छे से जानता है, या कोई और देश हो सकता है? दोस्तों आपको जो भी लगता हो अनुमान कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है इस पर। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने लिया भारत को चिढ़ाने वाला एक और फैसला। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन दौरे पर जाने वाले हैं। शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि मुइज्जू 8 से 12 जनवरी तक चीन के राजकीय दौरे पर रहेंगे। एक प्रेस रिलीज में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा कि मुइज्जू राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बुलावे पर चीन जा रहे हैं। चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज्जू ने हाल ही में मालदीव के 8वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। सितंबर में आयोजित राष्ट्रपति चुनावों में उन्होंने भारत से दोस्ताना रिश्ते रखने वाले इब्राहिम मोहम्मद सोली को हरा दिया था। हालांकि बतौर राष्ट्रपति मुइज्जू का चीन दौरा पहला विदेशी दौरा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो तुर्की जा चुके हैं। राष्ट्रपति चुने जाने के कुछ दिनों बाद ही वो तुर्की और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई गए। मुइज्जू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में हिस्सा लेने के लिए यानी कि COP28 में हिस्सा लेने के लिए 1 दिसंबर को यूएई पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हुई थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों पर भी बात की। मीटिंग के दौरान दोनों नेता रिश्तों को और मजबूत करने के लिए मिलकर एक कोर ग्रुप बनाने पर भी सहमत हुए थे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पड़ोसी नेपाल की मदद के लिए भारत आया आगे। भूकंप से निपटने के लिए 1000 करोड़ नेपाली रुपए की कर दी आर्थिक मदद। जी हाँ, भूकंप से निपटने के लिए भारत सरकार नेपाल को 1000 करोड़ नेपाली रुपए की आर्थिक मदद देगी। इसकी घोषणा विदेश मंत्री जयशंकर जी ने की है। जयशंकर जी 2 दिनों के नेपाल दौरे पर है। पिछले साल नवंबर में आए भूकंप की वजह से करीब 128 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 141 लोग घायल हो गए थे। विदेश मंत्री ने शुक्रवार को नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने कल नेपाल के
प्रधानमंत्री प्रचंड को भूकंप से प्रभावित जिलों में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ नेपाली रुपए के वित्तीय पैकेज देने की बात कही है। जी हाँ, हाल के सालों में हमने भारत नेपाल संबंधों के वास्तविक बदलाव को देखा है। दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। दोनों देशों की साझेदारी में कई गुना विकास हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने भौतिक, डिजिटल और ऊर्जा के क्षेत्रों में भी काफी विकास किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार मेरे नेपाल दौरे के बीच हमने ऊर्जा सेक्टर समेत कई समझौते किए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में ईडी पर हुए हमले में केंद्र से हस्तक्षेप की, इंटरवेंशन की कर दी है मांग। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि पश्चिम बंगाल में अपोजिशन के नेता शुभेंदु अधिकारी ने उत्तर 24 परगना संदेश खाली में ईडी ऑफिसर्स पर हुए हमले में केंद्र से इंटरवेंशन की मांग की है, उनके हस्तक्षेप की मांग कर दी है। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर घटना की पोस्टर्स और वीडियोस पोस्ट कर घटना की जांच राष्ट्रीय एजेंसी बोले तो एनआईए से कराने की भी डिमांड की है। संदेश खाली के विषय का जिक्र करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने ट्विटर पर लिखा कि बहुत ज्यादा बर्बर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। तृणमूल नेता शाहजहां शेख पर घर पर तलाशी अभियान के दौरान ईडी और सीआरपीएफ ऑफिसर्स पर हमला हुआ। इसके बाद उन्होंने उस ट्विटर मैसेज को केंद्रीय गृह मंत्री को टैग किया और संदेश खाली की इस घटना पर केंद्रीय कार्रवाई का अनुरोध किया। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें, यहाँ तक कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस गांगुली ने भी घटना पर प्रतिक्रिया दी। एक सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि राज्यपाल यह घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं कि राज्य में संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो गया है। अगर जांचकर्ताओं पर हमला किया जाएगा तो जांच कैसी की जाएगी। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि जांच एजेंसियों पर बंगाल में ये लगातार जो हमले हो रहे हैं, आखिर वो कौन करवा रहा है। ये सबको क्लियर है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही। अब ऐसे में जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र को हस्तक्षेप करने की मांग की है, ऐसे में अब ये लग रहा है कि लगातार एजेंसियों पर हमले देखते हुए क्या केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर देगी, यानी कि टीएमसी को बर्खास्त कर देगी, या फिर राष्ट्रपति शासन लागू होगा बंगाल में। आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और कौन कौन ये चाहता है कि इस बार बंगाल में बदलाव होना चाहिए और बदलाव बहुत जरूरी है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सामने लाइक का बटन है वो जरूर दबा दीजिएगा। बहरहाल ये थी कि सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी इस वीडियो का भी कर दीजिएगा लाइक, चलो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।